पूरी दुनिया में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशंस लाई जाती हैं, यूके में लाई जाती है, अभी हमने रिसेंटली देखा, और इमरान खान के ख़िलाफ़ लाई गई लास्ट ईयर। आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं, रिजवान और फुज़ैल। हम ज़रा इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो पाकिस्तान में आई थी उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी। फुज़ैल साहब, आपने एक थ्रेड लिखा था, उसमें हम समझना चाहेंगे कि आपके क्या ख्यालात हैं इस हवाले से, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से जो पाकिस्तान में आई थी। मेरे कोई ख्यालात नहीं है इस पे। मैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हूँ, ना मैं लीगल एक्सपर्ट हूँ। अच्छा। लेकिन मैं पिछले 9-10 महीने से स्टेट्समेंट सुन रहा हूँ हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, जब वो फॉरेन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हैं कि वी आउस्टेड इमरान खान थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, ठीक है ना। बिलावल कहते हैं कि बिलावल भुट्टो की जानिब से ये ज़्यादा सुनने को मिलता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। तो मेरा माइंड जो है वो वहाँ पे स्टक हो जाता है कि डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू निकाला गया था या कुछ और था। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो क्या होता है, मेरे ख्याल है पहले ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आम पाकिस्तानी जो है हम मीडिया को देखते हैं, हमारे अपने मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं, जो कभी भी आपको बॉदर नहीं करेंगे कि वो बताएं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता क्या एक्चुअली। तो इसलिए हम आप सबके लिए पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या होता है। तो बीबीसी कहता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक वो चीज़ होती है कि जिसमें तमाम पार्टीज़ के एमपीज़ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इकट्ठे होकर ये डिसाइड करते हैं कि ये गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसको हमने नहीं चलने देना या ये चलने के काबिल नहीं है। इसको कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। व्हाट डज़ इट डू, वो करता क्या है? जब वो सब डिसाइड कर लेते हैं, मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जब डिसाइड कर लेते हैं कि गवर्नमेंट चल नहीं सकती, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि इट कैन ट्रिगर अ जनरल इलेक्शन एंड कुड सी अ न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड। सो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ पे फोकस करना कि इट कैन ट्रिगर अ जनरल इलेक्शन, यानी जब वो आया तो उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। जी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर हो जाता है, अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड कर लेते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है ये इस काबिल नहीं है कि चल सके, तो उसके बाद जनरल इलेक्शन होते हैं। तो ये एक डेमोक्रेटिक नॉर्म है। दूसरा केस क्या हो सकता है? हमारे मुल्क में तो दूसरी हुकूमत आ गई ना, पीडीएम। जी, वो आउटकम का ऑप्शन भी मौजूद है। वाइल एनी एमपी कैन प्रपोज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, देयर इज नो गारंटी दैट देयर रिक्वेस्ट विल बी डिटर्मिन्ड, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि व्हाट हैपन्स इफ अ गवर्नमेंट लूजेस अ कॉन्फिडेंस वोट, ठीक है ना। तो if the government loses, there are two things that could happen. In normal circumstances, you would expect parliament to be dissolved and general election to be called. यानी कि पार्लियामेंट डिसॉल्व होगी और जनरल इलेक्शन जब वोट in normal circumstances में बात की उसने। अब पाकिस्तान में लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि किंग जो है, जो मोनार्क है, वो किसी और को इनवाइट कर सकता है कि आप गवर्नमेंट बना लें। Someone who could win a vote of confidence in the House of Commons, but that would be very unusual. Very unusual कि वो किसी और को इनवाइट करे। It has not happened in UK's history. यूके की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। अभी जब बोरिस जॉनसन के अगेंस्ट आई कुछ महीनों पहले, तो तब क्या हुआ था? नहीं, बोरिस जॉनसन के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो उसकी अपनी ही पार्टी ने उस पे कॉन्फिडेंस का क्योंकि अपनी पार्टी ने फैसला कर लिया था कि भाई आप साइड पे हो जाए। और फिर प्राइम मिनिस्टर भी जो रिप्लेस हुआ उन्हीं की पार्टी, उन्हीं की। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेबर पार्टी से आता ना, ऑपोजिशन पार्टी से, फिर जो वो कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन कॉल होते हैं, लेकिन क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी खुद चाह रही थी कि हुकूमत हमारे पास ही रहे, तो वो उस हुकूमत को रखने के लिए उन्होंने खुद ही उनकी एक वो कमीशन है 1922 कमीशन, उसके अंदर जाकर उन्होंने देख लिया कंजर्वेटिव मेंबर्स का बोरिस जॉनसन में एतमाद है कि नहीं है। तो वो एतमाद नहीं था, जिसकी वजह से पार्टी लीडरशिप चेंज हो गई, लेकिन हुकूमत नहीं गिरी। हुकूमत आज भी कंजर्वेटिव वही हुकूमत चल रही है। यानी कि फॉर एग्जांपल, यानी कि अगर इमरान खान को हटाना चाहा उन्होंने तो हुकूमत पीटीआई की ही रही। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि ये किस मुल्क में होता है फजैल साहब के अगर एक पार्टी मैंडेट लेके आई है, फॉर एग्जांपल पीटीआई मैंडेट लेकर आई थी, हुकूमत कर रही थी, इमरान खान उसके प्राइम मिनिस्टर थे, उनको आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हटाया। डेमोक्रेटिक नॉर्म तो ये नहीं कहती कि उसकी जगह पीटीआई का कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाता, शाह महमूद कुरैशी आ जाता, असद उमर आ जाता। जी, ये जो पार्टी की जो सुप्रीमेसी है डेमोक्रेसी में, हाँ, ये बहुत वाइटल है। और इसी के बारे में इमरान खान ने कोशिश की है कि पाकिस्तानी अवाम में अवेयरनेस फैलाई जाए
कि पार्टी से इनहराफ करना कितना बड़ा जुर्म है, और दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में पार्टी को फोकियत दी जाती है। तो अगर ऐसा हो कि एक पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो किसी गवर्नमेंट को गिरा सकती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। अगर पार्लियामेंट के एमपी सारे इकट्ठे होके एक गवर्नमेंट को गिरा देते हैं, तो उसके बाद किसी और पार्टी को हक नहीं है कि वो हुकूमत बनाए, उसके बाद सिर्फ इलेक्शन होंगे। उसकी वजह यह है कि एक पार्टी जो मैंडेट लेके आई थी उसको तो आपने गिरा दिया। अच्छा, ठीक है। तो अब जो छोटी मोटी पार्टीज जो बैठी हुई हैं पार्लियामेंट के अंदर, एक अपोजिशन पार्टी है जो सेकंड बिगेस्ट पार्टी है, और उसके अलावा जो छोटी मोटी और पार्टीज हैं, वो सब मिलके नई गवर्नमेंट नहीं बनाते अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, दे गो फॉर जनरल इलेक्शंस। नहीं, लेकिन सर अब जब हम देखते हैं बिलावल साहब दुनिया में फिरते हैं, अब ये पीडीएम वो तो कहते हैं इट्स परफेक्टली डेमोक्रेटिक कि हमने ये हमारा राइट था। ये आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो उनका राइट था कि हुकूमत बनाते, वो इमरान खान की हुकूमत को गिरा के कोई ना कोई तो होगा ना प्रेसिडेंट इस हवाले से। इस आर्ग्यूमेंट की पहली बात गलत है, दूसरी बात ठीक है कि उनका राइट हुकूमत बनाने का नहीं था, उनका राइट इमरान खान को गिराने का ज़रूर था। अच्छा, पीटीआई की गवर्नमेंट को ख़त्म करने का राइट अपोजिशन के पास ज़रूर था। अच्छा, इमरान खान पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का राइट उनके पास बिल्कुल मौजूद था, और उनके पास उसको कामयाब करने का राइट भी मौजूद था। लेकिन कामयाब करने के बाद गवर्नमेंट बनाने का राइट मौजूद नहीं था उनके पास। उसके बाद होना ये चाहिए था आइडियली कि जनरल इलेक्शंस होते। तो दुनिया भर में क्या होता है कि जो ये बीबीसी की जो खबर है, मैं यही पूछना चाहूँगा कि दुनिया में क्या उसकी पहली लाइन क्या है उस खबर की, कि द लीडर्स ऑफ द लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट्स have called for an immediate general election following the resignation of Liz Truss. Liz Truss, yes. तो रिजवान भाई जब रिसेंटली लिज ट्रुस ने रेजिग्नेशन दिया बिफोर ऋषि सुनक बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें कंजर्वेटिव पार्टी जो थी उसने इलेक्शंस कॉल करने की बजाय ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। लेकिन उस वक्त लेबर पार्टी का एक सबसे बड़ा डिमांड ये थी कि जनरल इलेक्शन करवाए जाए, जनरल इलेक्शन। एंड बीबीसी लिखता है कि द ओनली वे फॉर ऑपोजिशन टू फोर्स अ जनरल इलेक्शन वाज टू टेबल अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और वो कामयाब होगा नहीं। और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स क्लियरली ये कहती हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक तरीका है अपोजिशन के पास अर्ली इलेक्शन फोर्स करवाने का। अच्छा, ये अर्ली इलेक्शन का एक होता है जी, ये यहाँ पे इसके उल्ट हुआ है तो पाकिस्तान कि में ऑपोजिशन इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही, और जो रूलिंग पार्टी थी जिसके पास मैंडेट था, जिसके पास में, हाँ, वो कहती है कि इलेक्शन करवाओ। मतलब जिसके पास मैंडेट था, आपने उसकी हुकूमत गिरा के बकाया जो टर्म बचती थी 1.5-2 साल की, वो आपने चोरी कर ली, खुद काबिज हो गए, वो आपने चोरी कर ली, यानी ये मैंडेट चोरी हुआ है। मैंडेट चोरी हुआ है। ये कोई डेमोक्रेटिक चीज नहीं। इसकी कोई नॉर्म नहीं है, आप कह रहे हैं कि दुनिया में कोई इसकी कोई मतलब हिस्ट्री। तरीका ये है कि जब आएगी कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस की मोशन तो नए इलेक्शन कॉल होंगे। ये तो बड़ी नई चीज बता रहे हैं। इस तरह का जो है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही जो मिसाल मिलती है ना, वो मिलती है फ्रांस के अंदर। सोशलिस्ट प्रेसिडेंट था और काफ़ी अच्छी उसकी लैंडस्लाइड से वो खुद जीता हुआ था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, लेकिन उसकी पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी बड़ी थिन लाइन थी। और 1985 के अंदर जो राइट विंग पार्टी थी उन्होंने वो मेजॉरिटी भी उसे ले ली। उसका मसला ये हुआ था कि लेजिस्लेटिव पावर उसके हाथ से निकल गई थी, लेकिन बाकी गवर्निंग और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, क्योंकि फ्रांस इज़ अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, तो वो इस तरह नहीं था कि वो प्रेसिडेंट को नहीं थी पार्लियामेंट हटा सकी, द प्रेसिडेंट वाज स्टिल देयर, लेकिन उसकी पार्टी पार्लियामेंट से जो थी वो वाइप आउट हो गई थी। वाइप आउट यानी लेजिस्लेटिव पावर उनके हाथ से निकल गई थी। तो ये जो इन्होंने हरकत की है ना पाकिस्तान के अंदर, इसके अंदर फिर यही प्रॉब्लम आ जाता है कि आपने जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है मुल्क का, वो भी आपने पार्लियामेंट में रखा हुआ है, और फिर आपने उसी को हटा कर खुद आप आकर उसकी कुर्सी पे बैठ के हो, तो इस तरह काम नहीं चल सकता। आपको ये आप तब कर सकते जबकि एडमिनिस्ट्रेटर जो है मुल्क का वो पार्लियामेंट में ना बैठा हो, ये तब चल सकता है कि आप एक और भी मतलब इसकी, जैसे यूएस में हमने इम्पीचमेंट देखी थी क्लिंटन की या किसी और प्रेसिडेंट की, वो किसी इमोरल बिहेवियर या बहुत बड़ी करप्शन पे उनको इम्पीच या नो कॉन्फिडेंस की मोशन आती है। यानी कि यहाँ पे क्या था, इमरान खान के अगेंस्ट क्या था? मतलब ये बात कर रहे थे कि महंगाई, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले पिछले साल इन्हीं दिनों में महंगाई के मार्च निकाल रही थी ये ऑपोजिशन एंड पीडीएम। इनके पास एक लॉजिक थी कि महंगाई बहुत है, तो क्या महंगाई एक क्या इनफ रीज़न है कि किसी को आप उड़ा दो इस
उसके अगेंस्ट आप पार्लियामेंट में ये ले आओ वोट। अच्छा, मैं ना जब से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो मैं सुन रहा था कि इसमें ये इन्वॉल्व है जी, अमेरिका इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है, लेकिन मैं ये मेरे कान तरस के मीडिया पे ये चीज़ सुनने के लिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई क्यों गई इमरान खान के, वजह क्या थी उसकी? हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल किसी ने आंसर ही नहीं किया मीडिया पे कि व्हाई वाज द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल्ड अगेंस्ट इमरान खान। यानी कि जैसे क्लिंटन वगैरह के खिलाफ कोई केस आता है, कोई वाटर स्कैंडल आता है, कोई किसी के साथ उसका कोई वाटर गेट स्कैंडल आता है, मोनिका लेविंस्की स्कैंडल आता है, ट्रम्प के खिलाफ भी एक स्ट्रॉन्ग केस था, स्कैंडल था, एक प्रॉपर स्कैंडल था, एक नहीं कई स्कैंडल, यूक्रेन गेट था, रशियन इंटरफेरेंस का स्कैंडल था, उसके खिलाफ मॉब वायलेंस का स्कैंडल था, उसके खिलाफ टैक्स इवेजन का स्कैंडल था, नवाज शरीफ जब डिस्क्वालीफाई हुआ था तो उसके खिलाफ करप्शन का पनामा का स्कैंडल पेपर्स पे 4-5 दुनिया में और प्राइम मिनिस्टर उड़े थे जी, खाली नवाज शरीफ साहब। तो इधर क्या था? बोरिस जॉनसन के खिलाफ कोविड के प्रोटोकॉल्स को तोड़ने का एक स्कैंडल आया था। इमरान खान के अगेंस्ट क्या था? इमरान खान के खिलाफ कुछ भी नहीं था। अगर आप कह रहे हैं महंगाई का इशू था तो गवर्नेंस के मामला तो कभी भी इम्पीचमेंट या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का यानी वो उसके सोर्स नहीं बन सकता, उसके जुमरे में नहीं आते, और आते नहीं कि जी महंगाई भी है तो उड़ा दो। वो तो सिर्फ दो चीजें आती हैं, या तो मॉरल अनफिटनेस के मॉरली ये बंदा फिट है मुल्क को लीड करने के लिए, या फिर फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट कि ये करप्शन तो नहीं कर रहा, इसके ऊपर कोई मेजर करप्शन स्कैंडल तो नहीं है। इन दोनों में से कोई चीज़ भी नहीं थी खान साहब की। तो कोई आंसर करेगा मुझे कि ये तो मतलब मीडिया में डिस्कस ही नहीं हुई कि व्हाट वाज द रीजन एक्चुअली? रीजन इसमें क्या ऐड करना चाहिए? जो सबसे जो विजिबल रीज़न तो ये नज़र आती है कि जो सब बातें भी हो रही थी कि इलेक्शन ईयर में इमरान खान ने एंटर होना था और इन्होंने सीरियस अंदाज में अरेस्ट करने थे, जिसका खौफ पीडीएम को था और जिसका खौफ इनको दिलाया भी गया था। मेरे ख्याल से वो खुर्रम दस्तगीर खान ने बात भी की थी इसकी कि हमें यही डर था कि हमें इन्होंने पकड़ धकड़ करनी है, पक्के थकड़ करनी है, तो हम तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये पाकर इसके अपने आप को बचाने के लिए अच्छा इन्होंने ये काम कर दिया, जो कि बेसिकली देखा जाए तो ये इन्होंने एक यानी कहते हैं ना कि लीगल प्रोसेस को रोकने के लिए एक इलीगल तरीके से हुकूमत पे कब्जा किया हुआ है। इसमें फिर और भी एस्पेक्ट अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे कि जिस भोंडे अंदाज में, जिस फैशन में ये की गई कि आप लोगों को जिस तरह सिंध हाउस में रखा जा रहा है, फिर करप्शन और वो जो यानी कि लालच फिर दिए गए उन कैंडिडेट्स को, वो उस पर कोई बात नहीं करता कि दुनिया के जो करप्ट तरीन पॉलिटिशियंस थे उनके ज़मीर किन फरिश्तों ने जगाए जी, ठीक है। यानी कि हम सबको पता है उनकी क्या रेपो थी, जितने ये पीटीआई से मुनहरिफ हो गए थे वो सिंध हाउस में बैठे क्या कर रहे थे? अभी वो भी सवाल आता है, मतलब इलीगल काम तो ये कर रहे थे कि ये राजा रियाज वगैरह, और इनको टिकट की ऑफर की गई, इनको और पता नहीं क्या क्या किस किस्म की रिश्वत दी होगी ये हम नहीं जानते, लेकिन राजा रियाज ने मुंह से कहा कि मुझे टिकट की ऑफर की गई थी। काशिफ अब्बासी ने उसी दिन उससे निकलवा लिया। तो इलीगल काम तो दूसरी तरफ से हो रहा था। अच्छा, मैं ना ये क्लैरिफाई कर दूं अभी से कि मेरा जो हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो बिल्कुल भी लीगल या वो नहीं है, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल नहीं है। मेरा सिर्फ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के हवाले से मैं इस पर सवाल उठाऊंगा, क्योंकि हम ना तो ज्यूरिस्ट हैं, ना हम लॉयर हैं, ना हम कोई जज हैं यहाँ पे, ना हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन वी हैव टू कीप इन माइंड के डेमोक्रेसी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। यस। और बिलावल भुट्टो जरदारी जब भी किसी फॉरेन टूर पे कोई इंटरव्यू देते हैं तो हमेशा एक वर्ड यूज़ करते हैं कि वी डेमोक्रेटिकली आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। कॉन्स्टिट्यूशन की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्या पता लीगली सब कुछ ठीक हो, हमें क्या पता। लेकिन आप वही ना, अभी हमने डिस्कस भी किया कि जिन कंट्री से हमने ये निज़ाम लिया हुआ है वहाँ पे तो ऐसी कोई नॉर्म नहीं है। डेमोक्रेसी ज्यादातर कन्वेंशन पे चलती है और बहुत कम वो लॉ पे चलती है। यूके में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है उनके पास। यूके में तो अभी तक उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चलता आ रहा है मैग्ना कार्टा से, फिर मैग्ना कार्टा के बाद जो 1703 के बिल ऑफ राइट्स बने, फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन या जुडिशल जो भी इनके कोर्ट्स ने जजमेंट्स पास की हुई हैं वो अभी तक उस पर चल रहे हैं इनका जी मुल्क यानी। क्योंकि यूके के अंदर बहुत जो डिफरेंट चीज़ है कि आज तक यूके में बादशाहत क्यों है, क्योंकि बादशाह जो है वो एक चलता फिरता कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है उनका।
और वाह। जो भी कानून पार्लियामेंट पास करती है, बादशाह ने जाकर बस उसको ये कहना है कि ये आज से कानून बन गया है। तो वहाँ पे वो कन्वेंशन या ट्रेडिशन पे चलते हैं कि अच्छा कोई ये जो एक उनकी कन्वेंशनल विजडम है कि अच्छा एक हाउस ऑफ द लीडर है वो अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर चुका है, यानी मेजॉरिटी में मुराद कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुका है, तो हाँ इलेक्शन कॉल करो। कोई उसके लिए वो नहीं चाहिए कि जी आपके कानून लिखें कि ये भी हो सकता है कि अगर वो अपनी कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है तो फिर हाउस एक और लीडर, कानून का तो अमल दखल ही नहीं है यहाँ। अमल दखल ही नहीं है इसके अंदर, कानून के अंदर एक वो अच्छा यहाँ पे तो, और यहाँ पे पाकिस्तान में कानून को हमने इतना जान के वेग रखा हुआ है, यानी कि उसको क्लैरिटी नहीं दी हुई कि हर बंदा जिसका दिल करे मैनिपुलेट कर लेता है उसे अपने हिसाब से, और वो बंदा वो स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन वो खुद बन जाता है। इसीलिए कोर्ट्स आपकी रात को 12 बजे जागी हुई थी कि जो नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को पाश किया जा रहा था उनको एक लीगल कवर दिया जा रहा था, यानी कि पाकिस्तान में लीगल कवर दे दिया जाता है ऐसे दो, जबकि लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल शिकों का यहाँ पे कोई काम ही नहीं था। काम ही नहीं था यहाँ पे काम सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को अपहोल्ड करने का यहाँ था। से एक और नॉर्म याद आ रही है। जैसे इमरान खान ने आज ही एक बयान दिया है कि जनरल बाजवा को ना रशिया की स्टेटमेंट पर कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी के अगेंस्ट गया है। जी, अब नॉर्म यही है पूरी दुनिया में, आप देख लें पूरी दुनिया जहाँ से हमने अपना सिस्टम लिया हुआ है, जिनको पूजने का हमें शौक है ना, यूके यूएस से, वहाँ पे क्या होता है, आप वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, वहाँ की आर्मी चीफ या किसी को बेनक भी हो जाए ना कि ये हैंकी पैंकी कर रहा था सदर या वजीर आजम के साथ, फौरन फायर होता है वो 1 सेकंड से। ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल इसी तरह ही है। इस तरह बड़ा मशहूर वाक़या है बराक ओबामा का। स्टैनली मैक्रिस्टल ने सिर्फ एक इंटरव्यू के अंदर उसने ये बात की है कि मैं नई एडमिनिस्ट्रेशन के ना अफगान पॉलिसी से खुश नहीं हूँ। वो उसने अपना कोई सजेशन भी नहीं दिया, मशवरा भी नहीं दिया उसने, और उसको आप देख लें उसको इतना डिसऑनरेबली डिस्चार्ज किया गया था। पहले ओबामा ने उसको व्हाइट हाउस वापस बुलाया, बिठा कर उसको ज़रा थोड़ा पहले कहते हैं ना क्लास ड्रेसिंग डाउन की, ड्रेसिंग डाउन किया, मतलब बताया कि इधर का भाई आई एम द कमांडर इन चीफ, और उसके बाद की वर्दी उतार दी है। उनका बिहेवियर बिल्कुल एक अमेरिकन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, विलियम मैक्लेलन। ये इब्राहिम लिंकन का आर्मी चीफ था ड्यूरिंग द सिविल वॉर, और लिंकन को उससे खार इस बात पे थी कि वो जंग लड़ता था, एक वो जंग जीता है, he won the battle and then he pulled out of the battle, यानी जंग जीत कर आगे जाने के बजाय पीछे आ गए। जनरल ली के खिलाफ जीता था, जनरल ली के खिलाफ जीता था, आई थिंक गेटिसबर्ग की जंग थी जी। तो लिंकन के जहन में था कि ये अब आगे जाकर फतह करेगा रिचमंड को। वो जाकर आके भाई साहब मैक्लेलन पीछे बैठ के हैं। लिंकन वेंट टू मीट हिम, उसे मिलने गया है, और लिंकन जब पहुंचा जहाँ पे इनके जनरल्स के स्पेशल हाउसेज होते थे उस दौर में सिविल वॉर में, तो जी मैक्लेलन वेंट वॉज हंटिंग, वो शिकार करने गया हुआ था। तो उसके जो मिलिट्री अटैचे ने बताया है लिंकन को कि वो तो शिकार करने गए हैं, वो जब वापस आएंगे तो फिर आप ना मिल लीजिएगा। 2 घंटे इंतजार किया लिंकन ने, एंड व्हेन जनरल मैक्लेलन ही केम, उसने आकर लिंकन को देखा है, एंड ही वेंट अपस्टेयर्स, बाथ ली है, नीचे आया है, टेबल पे आकर उसके साथ बैठ गया, सल्यूट भी नहीं किया उसने अपने कमांडर इन चीफ को। लेकिन इसके बावजूद लिंकन ने लिटरली, आप ये देखें कि फिर भी उस दौर में भी इतना स्ट्रॉन्ग उनका लीगल स्ट्रक्चर था, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कि लिंकन ने डिडंट टुक एनी ऑफेंस, लेकिन उसने अपने दिल में डाल लिया हुआ था कि इस बंदे को मैंने अब, मतलब उस टाइम बड़े दिल का मुजाहरा किया। द नेक्स्ट बैटल मैक्लेलन हारा ना, उसने उसको फारे कर दिया। यानी आप जो पूरे, मुझे बात से ये समझ लगी कि खान का जो सारा आउस्टर था, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जितना ये सारा चैप्टर था, ये लीगल या इलीगल पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक हो सकता है, कहीं भी जा सकता है, बट ये डेमोक्रेटिक नहीं था। डेमोक्रेटिक तो कहीं से नहीं था ये। आपने अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्लेम करते हैं कि हमने यूके से अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया जी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम फॉलो करते हैं, यूके की करते हैं। और अगर हम ज़रा सी, हम जैसे अनपढ़ लोग ज़रा से सजेशन दे दें कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, तो फ़ौरन से हमारे लिबरल ब्रिगेड जो है अटैक करता है कि लेबल लगा देते हैं कि वी आर नॉन डेमोक्रेटिक। खबरदार, हम यूके के फॉलोअर्स हैं, हम यूके का ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करेंगे। तो आप तो नहीं फॉलो कर रहे यूके का डेमोक्रेटिक सिस्टम, आप तो कि सही सिरे से नहीं फॉलो कर रहे। यूके में तो मोनार्की है। मुझे नहीं पता ये कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें एक पार्टी PMLN, जिसके पास आधी से भी कम सीटें थी, 90 सीटें थी,
नहीं सर, कम थी, 74-5 थी आई थिंक। उस 70s में उनकी सीट्स थी जिसको लोगों ने मैंडेट नहीं दिया, उसका बंदा आज प्राइम जिनके मिनिस्टर। पास पीटीआई से आधी सीटें थी, उनका बंदा प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया? तो ये तो मुझे कोई भी समझा दे, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? नहीं बनता ही नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल लिटरली ये स्ट्रेट अवे जनरल इलेक्शंस कॉल करने का बनता है। और दूसरा जो ये फ्लोर क्रॉसिंग होती है पाकिस्तान के अंदर, ये इसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी, इसके लिए तो बेसिकली आपको कोर्ट भी जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये आपने जिस पार्टी के नाम पे टिकट लेकर आप बैठे हैं उस कुर्सी पे, आपको बेसिकली ये लिज ट्रस, हम में से काफ़ी थोड़ों को पता है कि ये लिब डेम के साथ थी पहले। अच्छा। हाँ जी, लिबरल डेमोक्रेट्स के साथ थी। ओह माय गॉड। तो उनके साथ कामयाबी नहीं इसको मिली थी, तो शी केम टू कंजर्वेटिव्स। लेकिन अब ये देखें कि उसने पार्टी छोड़नी पड़ती है। यू कांट बी, यानी आप ये नहीं कर सकते कि मैं जाके पार्टी पॉलिसी है एक, ठीक है, एक पार्टी पॉलिसी बनी हुई है। सबसे पहले लिज ट्रस को जब हटाना था वो पार्टी पॉलिसी थी, बोरिस जॉनसन को हटाना था, हालांकि बोरिस जॉनसन हैड उसके पास इतनी स्ट्रेंथ थी कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर कि वो अगर कहता ना कि मैंने नहीं जाना तो शायद उसके लिए उसके साथी खड़े भी हो जाते। उसके अंदर बोरिस जॉनसन की अपनी मर्जी भी थी कि मैं आई स्टेप डाउन। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर तो सीरियसली 20 लोगों ने पार्टी पॉलिसी ही जो है उसको कर दिया है कि जी हम तो जाकर बैठेंगे पार्लियामेंट के अंदर। तो यहाँ पे जो फ्लोर क्रॉसिंग जब होती है ना इस तरह की, इसके लिए कन्वेंशनल विजडम है कि दे आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द पार्टी। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आपको एक बड़ा लेंथी कोर्ट प्रोसेस में जाना पड़ता है ये डिफाइन करने के लिए कि जी आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। सो दिस इज़ लाइक उसे हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि पब्लिक एक्सचेकर का वेस्ट भी है और जजों का टाइम भी वेस्ट हो रहा है, वकीलों का टाइम भी वेस्ट हो रहा है, अवाम का टाइम सबसे ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो इनको अब ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आर नॉट, वो ट्रस्ट नहीं कर रहे इस गवर्नमेंट पे। वो देखते हैं पाकिस्तान को कि उन्हें भी अब तक पता लग गया होगा कि इनके पास तो वो कहते हैं ना कि वो पब्लिक सेंटिमेंट इनके साथ नहीं है। और इसी तरह मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी मिसाल एक दूंगा। ये काफ़ी पुरानी एक यूके की है, लॉर्ड मेलबर्न की। और लॉर्ड मेलबर्न वॉज क्वीन विक्टोरियाज फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ही लॉस्ट द इलेक्शन और क्वीन विक्टोरिया की मर्जी नहीं थी लॉर्ड मेलबर्न को ना हटाने की, तो उसने रॉबर्ट पील हु वन द इलेक्शन, उसको प्राइम मिनिस्टर इजाज़त नहीं दी गवर्नमेंट बनाने की, इनवाइट ही नहीं किया गवर्नमेंट बनाने की। और लॉर्ड मेलबर्न जो कि इलेक्शन हारा हुआ है, ही इज स्टिल कंटिन्यूइंग एज द प्राइम मिनिस्टर। ओह माय गॉड। नहीं, अब आपको मैं बताता हूँ कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द क्वीन। पहली दफ़ा बकिंगम पैलेस के बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इस कदर प्रोटेस्ट इंक्रीज हुए कि प्रिंस एल्बर्ट को गोली भी लगी, जिसके बाद जाकर लॉर्ड मेलबर्न ने खुद ही अपने को, यानी इससे आप कहते थे कि ही माइट हैव सम मोरल करेज कि अच्छा मैं पीछे हट जाता हूँ, अगर मेरी क्वीन ही मुझे पीछे करी तो मैं खुद ही पीछे। ही स्टेप बैक एंड रॉबर्ट पील बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। एक तो इस वक्त जो पाकिस्तान में क्राइसिस हम देख रहे हैं, मुझे तो फिर यही समझ आ रहा है कि इट्स अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ यही वाली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ऑफ कोर्स ये सारा जो आपको टर्मोइल नज़र आ रहा है, दुनिया आपसे मुंह फेर चुकी है। आपके सऊदी अरेबिया, चाइना मुंह नहीं लगा रहा, यूएस नहीं मुंह लगा रहा और IMF नहीं आपको पैसे दे रहा। आपकी दो चीज़ों का एतमाद होता है, एक पब्लिक का एंड इन्वेस्टर का। पब्लिक का एतमाद अपने लोगों पर नहीं, लोग अंधाधुंध मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। लोग पाकिस्तान की करेंसी नहीं रखना चाह रहे, ठीक है। और इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाना है, डॉलर नहीं फेंक रहा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्राई हो चुके हैं, पैसा आ ही नहीं रहा, कम हो ही जा रहा है। तो ये जितना इकोनॉमिक टर्मोइल आप देख रहे हैं, ये तो फिर डायरेक्ट उसका आउटकम है जी। तो इसका कौन फिर जिम्मेदार है? इसका ज़िम्मेदार वही है जिसने पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को पाश करके रख दिया। अगर आप डेमोक्रेसी को लेके आए हैं पाकिस्तान में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, तो आपको उसके नॉर्म्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं करनी तो वी कैन कॉल इट अ कू अगेंस्ट इमरान खान। इट वाज सर्टेनली नॉट अ डेमोक्रेटिक स्टेप, इट वाज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप। वो एक मार्शल लॉ था, एक सिविल मार्शल लॉ था अगेंस्ट इमरान खान, और इसको किसी भी तरह आप डेमोक्रेटिक तरीके का नाम नहीं दे सकते। लास्ट टाइम यूके में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ था वो हुआ था 1979 में।
जिसमें जेम्स कैलाहन जो है वो रूलिंग पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था, उसको 310 वोट पड़े और जो अपोजिशन थी उसके पास 311 वोट थे। तो अपोजिशन जीत गई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो आप दोनों गेस करेंगे उसके बाद क्या हुआ होगा? उसके बाद यही हुआ होगा कि अपोजिशन लीडर प्राइम मिनिस्टर बन गया होगा, कि शबाशी में बिलावल टाइप आया होगा। दे आर नॉट इनसेन, अच्छा, दे कॉल्ड फॉर जनरल इलेक्शंस। हाँ, और उसके बाद मार्गरेट थैचर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कामयाब हुई मोशन जी, तो इलेक्शंस कॉल हुए। इस वजह से मुझे जब मैंने ये सारी चीज़ एक्सप्लोर की तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई और रियलाइजेशन हुई कि इमरान खान का जो डेमोक्रेटिक विजन है वो किस हद तक हमारे दूसरे पॉलिटिशियंस से आगे है। हाँ जी, वो कितना उनका जो विजन है कितना डेमोक्रेटिक है कि उन्होंने जब देखा कि मेरे खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो कामयाब होने वाला, तो उन्होंने दुनिया की डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जनरल इलेक्शंस की कॉल दे दी। ठीक है, मतलब वो उस वक्त भी अपने ऊपर जो उसके साथ जो भी ज्यादती हो रही थी उसने उसको एक्सेप्ट करके एब्जॉर्ब करके उसने कहा पार्लियामेंट डिसॉल्व। अभी तो हम उस तरफ जा ही नहीं रहे कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई और किस तरह से वो जो इलीगल हरकतें जी पार्टी लाइंस को फ्लाउट किया गया, अभी तक हम जा ही नहीं रहे होते। आमिर लियाकत, नूर आलम खान, राजा रियाज, मैंने कहा ना कि वो फरिश्ते जिनके रातों रात ज़मीर जी वो फरिश्ते हैं, उनका तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे। उनको तो हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। हम तो इंपॉर्टेंस इस चीज़ को दे रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से खान साहब के खिलाफ उन्होंने नंबर पूरे कर लिए। ठीक है, अब आउटकम उसका क्या था? आउटकम उसका जनरल इलेक्शन था। आप जब यूके की जो पार्लियामेंट की अपनी वेबसाइट है, क्योंकि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं जिसको मैं कंसल्ट कर सकता हूँ, उनकी पार्लियामेंट की अपनी वेबसाइट है जिसके अंदर ये रूल्स लिखे हैं और उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही सिरे से मौजूद नहीं है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद अपोजिशन लीडर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो ये तो लोग कहते हैं कि इमरान खान ने जो इलेक्शन कॉल किए आर्टिकल 6 की बात करते हैं, मतलब जो बंदा डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है उसको कह रहे हैं फांसी लगाओ जी। और उसके बाद अगले दिन आपने डॉन में एक्सपर्ट्स ट्राइब्यून पे और पाकिस्तान के जितने भी सो कॉल्ड जूरिस्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आपने एक वर्ड सुना कि डेमोक्रेसी सबवर्टेड या फिर कॉन्स्टिट्यूशन सबवर्टेड। अब किसी को ये नहीं पता था उस वक्त कि डेमोक्रेसी के सबवर्जन में और कॉन्स्टिट्यूशन के सबवर्जन में क्या फ़र्क होता है। वैसे यहीं पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो फजैल ने बात कही है कि जो स्पीकर ऑफ द असेंबली है उसकी रूलिंग को देखें, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट है सुप्रीम जी, तो इसका मतलब अगर स्पीकर ऑफ द असेंबली की जो रूलिंग है इट हैज़ टू बी सुप्रीम इन द लैंड, तो उसको कोई काउंटर नहीं कर सकता। लेकिन 9 अप्रैल को यही हुआ कि स्पीकर ऑफ द असेंबली, द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि आपका सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है मुल्क का, उसने एक रूलिंग दी है और उसको जाकर एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि जो उसका नाम क्या है अंडर द पार्लियामेंट जो काम करते हैं इंस्टीट्यूशन, उसने आकर उसके अगेंस्ट दे दी। हालांकि कानून में लिखा हुआ है कि वो सुप्रीम है, वो सुप्रीम है। तो आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर फिर यहाँ पर भी डेमोक्रेसी, जमहूरियत के जो दावेदार हैं वो ये बात नहीं करते कि एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, दुनिया के कहीं भी आप मुल्क में चले जाएंगे, अमेरिका के अंदर आप चले जाएंगे, जो भी उनका इलेक्टेड इंडिविजुअल होगा ही विल ऑलवेज हैव मोर पावर, मोर इन्फ्लुएंस दैन एन अपॉइंटेड ऑफिशियल। तो ये चीज़ें हमने पाकिस्तान के अंदर आइडेंटिफाई करने की, डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्टेड ऑफिशियल इज ऑलवेज सुपरसीड्स अपॉइंटेड ऑफिशियल्स। तो ये नहीं हो सकता कि जो जज है सुप्रीम कोर्ट, दुनिया में हर जगह ऐसे ही होता है कि जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं उनकी they have more influence, they have the most influence, more influence and power than an appointed official। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमेशा यही होता रहा है कि अपॉइंटेड ऑफिशियल के थ्रू इलेक्टेड ऑफिशियल्स को गिराया जाता है। वाओ, बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने एक फर्क बयान किया कि यहाँ पे आर्मी चीफ, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ अपॉइंटेड होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंटेड होते हैं। ओनली यहाँ पे बेसिकली ना पाकिस्तान में अवाम की पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो अवाम की पावर से बनता है, जो आपका मैंडेट लेके आता है। और दैट इज वाई यहाँ पे आपके सवाल का आंसर मिल गया हमें कि मुल्क के इतने मिजरेबल हालात क्यों हैं जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है। कि यहाँ पे ये जो अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं जो 70 साल से हमारी डेमोक्रेसी के परखचे उड़ा रहे हैं, अपॉइंटेड ऑफिशियल्स हैं, वो अपनी मनमानियां कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आई कि असल पावर तो अवाम की है। जब अवाम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देगी किसी गवर्नमेंट पे, या अवाम का मैंडेट जब चोरी हो जाएगा तो मुल्क का चलना नामुमकिन हो जाएगा। अल्टीमेटली पीपल आर द कंज्यूमर्स, उनकी वजह से आपका जीडीपी बन रहा है।
जीडीपी इज इक्वल टू ग्रैंड डोमेस्टिक ये प्रोडक्शन, बहुत जरूरी बात Gross है, domestic ये product। हमारे अंकल्स को भी जो अपॉइंटेड ऑफिशियल्स बैठे हैं उनको समझने की जरूरत है। बहुत आपने आला बात की कि सर अवाम अगर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देगी ना तो फिर आपका बिजनेस का कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा। ठीक है, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट इस वक्त जो बढ़ गया सारा, जो मूडीज ने आपकी क्रेडिट जो आपकी रेटिंग है वो CAA माइनस कर दी है, यानी ये सबसे लोएस्ट लेवल है, और उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान को अब डिफॉल्ट कर जाएगा, मूडीज कह रहा है। तो आपने ये हालात जो आपने पूरे बिजनेस के परखच्चे उड़ा दिए, सबसे पहले लोगों के परखच्चे उड़े, पहले लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म होता है फिर इन्वेस्टर का खत्म होता है। ठीक है, आपने क्या किया, इलेक्टेड ऑफिशियल्स को उड़वाया अपॉइंटेड ऑफिशियल्स के थ्रू। तो ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आपने कि ये क्राइसिस की वजह है सारी। तो एक मैं आर्टिकल पढ़ा था कुछ दिन पहले कि आप जितनी मर्जी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आए या पॉलिसीज ले आए, पॉलिसीज डोंट वर्क इन अ वैक्यूम, पॉलिसीज वर्क व्हेन पीपल आर बिहाइंड देम। ठीक है, डेफिनेटली। अच्छा, फिर हमें जोक सुनाए जाते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी के, मतलब हमने मुल्क का सारा कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया, नाउ लेट्स गेट ऑन टू द टेबल एंड बैठो, एक दूसरे से बात करो, चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करो। ये एक नया फिर हमें चूरन बेचा जाता है। बात वही है कि हमें ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स बहुत पसंद है, सर जोड़ के बैठना बहुत पसंद है, हमें जनाब मिल बैठ के मसाइल हल करने का बहुत शौक है, मिल बैठ के वो जोड़ तोड़ करनी, मफाहमत, पैसे देना लेना, ब्रीफ केस। फौली ज़्यादा बुढ़े जो चौधरी शुजात जैसे बुढ़े जो हैं, उनके थ्रू हमें इस मुल्क के फैसले करवाना है, बहुत अच्छे लगते हैं, जो अपनी मरीज़ों वाली कुर्सी पे बैठ के जनाब दो बुढ़े फैसले कर रहे हैं, लेकिन हमें अवाम के वोट की जो पावर है वो नहीं अच्छी लगती। अवाम नहीं पसंद हमें, अवाम का जो वर्डिक्ट है वो हमें पसंद नहीं है। अवाम का वर्डिक्ट जय भाड़ में जी। तो इसलिए फिर आपने देखे ना, अवाम ने फिर जो कॉन्फिडेंस बनाया जी, इतना नेगेटिव हो गया है कि आज आपका हर चीज कोई इंडिकेटर बता दें जो पॉजिटिव में हो। तो इसलिए मैं तो शहबाज शरीफ के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, ही वॉज अ एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, और पाकिस्तान बड़ा इन अ पैरेलल वर्ल्ड पाकिस्तान वुड हैव बीन अ लकी कंट्री टू हैव शहबाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर, बट ही सिंपली डिड नॉट एंजॉय द मैंडेट। कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों का, कॉन्फिडेंस एंड मैंडेट नहीं है उसको। वो वोट लेके आते, प्राइम मिनिस्टर बनते, मैं कहता हूँ कि ही वुड हैव बीन बेटर देन इमरान खान। हम उनको वेलकम करते, बट वो जिस तरह बने प्राइम मिनिस्टर वो सही नहीं तरीका, वो तरीका ही सही नहीं है, और आप उसको मानने से इनकार कर रहे हो। हाँ। आप कह रहे हो कि नहीं, शहबाज शरीफ किसी की फैंटेसी होगी, किसी जर्नैल की या किसी पॉलिसी मेकर की, कि जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेगा ना तो लोग भूल जाएंगे इमरान खान। लोगों ने कहना है कि लो जी, पाकिस्तान का सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हमारा प्राइम मिनिस्टर बन गया। सर ऐसा नहीं होता, अगर वो वोट लेके आया होता तो फिर जरूर ऐसे होता। बिल्कुल ऐसा हो सकता था, बट वो वोट लेकर नहीं आया, उसकी पार्टी ने 80 वोट लिए थे, अगर इमरान खान की पार्टी ने 180 के करीब लिए। यहाँ पे इमरान खान की जगह अगर जवाद अहमद भी होता तो तब भी यही होना था। तो मैंडेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेट बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको समझ नहीं आ रही, इनको समझ नहीं। और मैंडेट जब देती है अवाम किसी को, वो भी कोई सेंटिमेंट के तहत होता है ना, एक हवा होती है, एक वेव होती है। 2008 में मान लिया जरदारी के हक में थी, बेनजीर की वजह से वेव मिल गया। 13 में मान लिया नवाज शरीफ के हक में वेव थी, मिल गए। 2018 में इमरान खान के हक में थी वेव, लोगों ने उसे वोट दिया, और आप समझ रहे थे कि हम उसे ये सारे 2 नंबर तरीकों से हटा के ना एक बड़ा उसके खिलाफ एक सेंटिमेंट बिल्ड कर लेंगे, जो नहीं हुआ। उसका सबूत हमें अगले रात ही मिला जब लोग उसकी सपोर्ट में निकल आए जी। ये चीजें बताती हैं कि सेंटिमेंट क्या है, और अल्टीमेटली फिर आपकी ये इकोनॉमी का सेंटिमेंट भी यही चीज ड्राइव करती है जो हमारे बाबों को समझ नहीं लग रही। इमरान खान क्यों बार बार कहता है कि पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे हुआ कि किसी प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया तो लोगों ने मिठाइयां बांटने की बजाय उसको सपोर्ट किया। वो इसलिए पहली दफा हुआ कि ऐसा इकदाम भी पाकिस्तान में नहीं, दुनिया की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में पहली दफा हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने के बाद ऑपोजिशन लीडर प्राइम मिनिस्टर बन गया। ऑपोजिशन लीडर के पास राइट ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने। पूरे सेंटिमेंट को आपने रातों रात किस तरह आपने 180 डिग्री का शिफ्ट मारा कि आपने सब कुछ सिस्टम उल्ट कर दिया। जी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि जो इलेक्शन में कामयाब पार्टी थी उसका मैंडेट खत्म हो गया। मैंडेट तो अभी भी उधर ही है। मैंडेट उधर ही है,
और यही बात ना कि आपने लोगों के सेंटिमेंट को नहीं वो किया, उसको अकाउंट में नहीं लिया, उसको आपने कंसीडरेशन में नहीं लिया, कंसीडर ही नहीं किया, और अभी भी नहीं कर रहे आप, अभी भी नहीं कर रहे। अभी भी आप समझ रहे हो कि शायद मुल्क इस वजह से नहीं चल रहा कि इमरान खान जो है वो उसने क्योस क्रिएट किया है। सिंपल वजह यह है, मैंने अभी अपना 1 हफ्ते पहले पासपोर्ट रिन्यू करवाया, मैंने वहाँ पे बैठे हुए लोगों से पूछा और मेरा अपना भी तजुर्बा था, इतना रश कि पासपोर्ट ऑफिस में पहले कभी नहीं था। ऑन एवरेज आपको 2.5 से 3 घंटे लगते थे पासपोर्ट बनवाने में, आजकल 7 से 8 घंटे लग रहे हैं एक बंदे को पासपोर्ट बनवाने में। उसकी वजह यह है कि हर बंदा मुल्क छोड़ना चाह रहा है। अगर पहले 1000 बंदा रोजाना एक पासपोर्ट ऑफिस पे आता था तो आज 10,000 आ रहा है, और लेकिन अभी भी आपको नहीं लग रहा कि लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो। और यही चीज़ शायद पीडीएम वालों को नहीं समझ में आ रही कि इनके अपने लोग भी ऐसे होंगे जो कि निकल रहे होंगे इस मुल्क से जी। इनका तो इस वक्त ये इनका अपना भी जो है ना वोट बैंक वो छोटा हो रहा है, इनका भी अपना वोट बैंक छोटा हो रहा है। और इमरान खान की ज़्यादा यूथ है उसके साथ, ज़्यादा यूथ, और यूथ ठीक है पाकिस्तान में काफ़ी बाहर जा भी रही है, लेकिन ही स्टिल हैज अ रियली ह्यूज वोट बैंक जो कि इस्लामाबाद जाते हुए नज़र भी आया है। तो अब इवेंचुअली अब इनको अब ये नहीं अब कह सकते कि इनको समझाया जा सके। इट्स नॉट दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स दैट दे नीड टू मूव फॉरवर्ड नाउ। जैसे मर्जी मूव करना, आप फॉरवर्ड मूव करो। इस अगर हुकूमत को चलाना है पीडीएम को, तो भाई ठीक है, आप अक्टूबर तक इसको चला लो। No, I think they need to rectify their mistake as soon as possible. मिस्टेक ये थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ आपका, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्लैपिंग। अब आपको इलेक्शन करवाने चाहिए थे, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप किसी अपोजिशन लीडर को जो कि जिसके पास वोट ही नहीं है, जिसके पास मैंडेट ही नहीं है, वो आगे प्राइम मिनिस्टर बन जाए सिर्फ जोड़ तोड़ करके। तो मैंडेट चोरी हुआ है। Why did you pretend कि हमने डेमोक्रेटिक तरीके से सब कुछ किया? सियासी पार्टियों के थ्रू किया गया जो कुछ किया गया। अब जो अमेरिकी साजिश की भी बात होती है, उसमें यह है कि हमने जो बाइडन के सदर बनने से पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो अपनी शैडो कैबिनेट के साथ बैठ के उर्दगान को डी सीट करने का फार्मूला बता रहे था कि हमने ऑपोजिशन को सपोर्ट करना है। कह रहा था कि व्हाट वी नीड टू डू इज अंकल जो वाज ऑफ द ओपिनियन कि हम अगर टर्की में डिफरेंट ऑपोजिशन पार्टीज को मिला लें और कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक तरीके से, जो वर्ड बिलावल यूज़ करता है, उस तरीके से अगर हम उर्दगान को निकाल दें तो ना कोई हमारे पे शक करेगा। ये पढ़ी है वीडियो, यूट्यूब पे पढ़ी। हाँ, ये मैंने अपनी वीडियो में यूज़ की है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो ये बात कर रहा था। तो ये फार्मूला बाइडन का दिया हुआ है, ठीक है। पूरी जो टर्की पे अप्लाई करना चाहते थे वो, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में सक्सेसफुली अप्लाई हो गया वही फार्मूला। लेकिन अंकल जो को भी पता है कि ये अनडेमोक्रेटिक है और उसको आप डेमोक्रेटिक बना के सेल नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जो एवरेज वोटर है वो बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं है। अगर वो अनपढ़ भी है तो उसको, हमने पिछले 10 साल में ये देखा है कि एवरी पर्सन वेदर ही इज़ एजुकेटेड और नॉट, हर बंदे के पास जो शऊर है वो इक्वल है। इंसान वोट जो है, वोट का जो इंडिविजुअल राइट है वो एक इनेट राइट है। वो इंसान के जिसे कहते हैं कि एजुकेशन को देख के नहीं दिया जाता इंसान को वोट का राइट, वो उसके इंसान होने के नाते दिया जाता है। लेकिन अब फुज़ैल, जमहूरियत का ना एक थोड़ा सा एक जो है ना एक इशू है जो कि पाकिस्तान में ना काफ़ी ज़्यादा हमें सिखाना, लोगों को नहीं बताना चाहिए कि डेमोक्रेसी जो हमें बताई गई है ना कि जी एथेंस से शुरू हुई जी, कि जी 1 हैंड 1 वोट का, कि जी लोग इकट्ठे होते थे, किसी को इन्होंने बात कोई यानी किसी बात पे एग्रीमेंट करना तो हर बंदा अपना हाथ ऊपर किया करता था। वो ये बात इतनी बता दी लेकिन पूरी बात ये नहीं बताई कि उन हाथों में नेज़े भी हुआ करते थे। सो दोज हैंड्स दे वर होल्डिंग वेपन्स। तो वो जो इसी चीज़ को आप जब मॉडर्न एरा में अप्लाई करते हैं ना, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी इज़ नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे आर मोरली सुपीरियर। उन्हें अपनी आवाम का दर्द नहीं है, दे डोंट सिंपैथाइज विद देयर पीपल। उनको अपनी आवाम का डर ज़्यादा है, ठीक है। दे नो देयर पीपल। उन्हें पता है कि अगर हमने अपनी आवाम के साथ कोई ऐसी चीज़ की जिसको उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ना हक है, तो वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, वो फिर तोड़ फोड़ करेंगे। जो मैंने अपनी आंखों से बरतानिया में कई दफ़ा देखा भी हुआ है, स्टूडेंट्स को तोड़ फोड़ करते देखा हुआ है 2009 के अंदर। 2012 के अंदर तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ हो गई थी। 4 दिन मैनचेस्टर टाउन सेंटर के अंदर कोई दुकान नहीं थी छोड़ी जो उन्होंने नहीं तोड़ी। इन्होंने द ब्रेक थिंग्स देन, वो फिर आग लगाते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं। तो ये चीज़ है जो कि उनकी हुकूमत डरती है बहुत ज़्यादा अपनी आवाम। अब पाकिस्तान का तो ये है कि हमारी आवाम असल में अपना डर नहीं पैदा कर पा रही
इन लोगों के ऊपर, यानी जो फियर है ना वो क्रिएट नहीं कर पा रही, वो फियर नहीं हम लोग अपना क्रिएट कर पा रहे। हम जब कोई भी करेंगे ना, ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वो कोई ना कोई, अब यानी यूके के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ ना चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं, यानी 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। यानी अब वो क्योंकि यूके में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स होनी शुरू हो गई हैं, NHS की, रेलवे स्ट्राइक्स की, जर्मनी में भी होनी शुरू हो गई हैं, फ्रांस में भी। हाँ जी। और वो उसको काउंटर करने के लिए कानून ऐसे बना रहे हैं कि लोग इकट्ठे ना हो सके। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर हमारा ये है कि हमारे, क्योंकि उन्हें अपनी आवाम का डर जाता है, दे आर स्केर्ड ऑफ द पीपल। वो जब मारने पर आएंगे तो हमें पता है वो किस हद तक जाते हैं। बरतानिया में तो उन्होंने 6 बादशाह उड़ा दिए थे अवाम ने, तो पाकिस्तान में तो हमारा कोई इस तरह का, पाकिस्तान का क्या, बड़े सगीर पाको हिंद में कोई इस तरह की तारीख नहीं है कि किसी बादशाह की। ब्रिटिश डिक्टेटर था जिसको कब्र से निकाल, ओलिवर क्रॉमवेल, उसको क्रॉमवेल को उसने एक तो बादशाह की लटकाया, फिर खुद कब्र में गया तो उन्होंने कहा ये बादशाह, ये तो डिक्टेटर ही, जिस बंदे ने बादशाह उड़ाया ये जालिम है, तो उसको भी निकाल के लटकाया उन्होंने, यानी कि जी उसकी लाश को फांसी दी। तो ये चीज़, क्योंकि उनकी तारीख में एक चीज़ बैठ की हुई है कि हमारी आवाम, यानी फ्रेंच हो गए, जर्मन हो गए या अंग्रेज़ हो गए, वो दे गो फॉर द किल देन। हमारे इधर बड़े सगीर पाको हिंद में ये तारीख नहीं है बिल्कुल भी। 1000 साल की तारीख उठा लेंगे, बादशाहों के साथ बड़ा हमारा रहा है, यानी वो कहते हैं ना दोस्ताना नहीं, यानी फैंसी करते रहे, फैंटिसाइज करते रहे बादशाहों को, आज भी हमारा है। तो पाकिस्तान के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जिस चीज़ पे आप जमहूरियत के अंदर पाकिस्तानी सिटीज़न हैज़ टू अंडरस्टैंड कि जब तक हम अपना डर खौफ नहीं लेकर आ पाएंगे ना, कि इनको, यानी जब तक हमारे जो क्या कहते हैं इनको, सरकार को, हुक्मरान, इनको डरना चाहिए, इनके अंदर में हमारा खौफ जब तक नहीं आएगा ना, इनके दिल में जब तक हमारा खौफ ही ना आएगा तब तक ये हम बात नहीं आएंगे, ये जुल्म करते रहेंगे और ये बढ़ता रहेगा। एंड तो सर हमारी सारी डिस्कशन का पॉइंट ही ये है कि आप क्लेम क्यों करते हो कि वी आर अ डेमोक्रेसी? आप क्यों दुनिया में जाके बताते हो कि हमने डेमोक्रेटिकली निकाला प्राइम मिनिस्टर? अपनी हुकूमत भी तो अपनी कंसोलिडेट वो भी तो करनी है ना, कंसोलिडेशन ऑफ पावर है, कंसोलिडेशन ऑफ पावर है, लॉबिंग फॉर देमसेल्व्स, ये हमारे लिए नहीं कुछ कर, और वो लेजिटिमेसी चाहिए ना पूरी दुनिया से, दे आर लॉबिंग इन यूएस फॉर देमसेल्व्स। अच्छा रिजवान, मैं आपसे ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम फॉलो करते हैं तो यहाँ पे क्राउन तो है नहीं, तो एक मोनार्की की कितनी इंपॉर्टेंस है एक डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली रन करने में? अच्छा, अगर तो बरतानिया के अंदर मोनार्की को हटाया जाता है ना, तो फिर उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्कीज़ हैं उन सब में देयर इज़ नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फ्रांस है, फ्रांस में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जर्मनी में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन नीदरलैंड्स में, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, इधर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की जगह बादशाह को रखा हुआ है और बादशाह आपका चलता फिरता आइन है। तो उसके लिए फिर डेमोक्रेसी इस तरह की बन गई है कि इस जमहूरियत के अंदर आपकी लेजिस्लेटिव पावर जो है ना, उसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, लेजिस्लेटिव फ्लेक्सिबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा है। उसकी मिसाल आपको देता हूँ, अमेरिका के अंदर वो गन्स के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हाँ, लेकिन बरतानिया में लगा सकते हैं क्योंकि कानून तो, आइन तो बादशाह है, क्योंकि उनका आइन नहीं है, उनकी ज्यूरिस्प्रूडेंस है, प्रूडेंस के थ्रू वो फैसले करते हैं, वो प्रूडेंस के थ्रू फैसले करते हैं। और फिर उनका जो है दे डोंट हैव अ रिटन आइन, जो बादशाह कहेगा, क्योंकि बादशाह जो है ना वो जो कहेगा ना कि ओके पार्लियामेंट ने ये लॉ पास किया है, मैं इसको साइन करता हूँ, वो कानून बन गया। लेकिन बहस तो पार्लियामेंट में ही होती है ना, बहस पार्लियामेंट में ही होती है, बहस पार्लियामेंट में होनी है, उस अवामी नुमाइंदे ही करते हैं वो अवामी, लेकिन अमेरिका में क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ पे अवामी नुमाइंदे कॉन्स्टिट्यूशन पे बात भी कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसको तब्दील करने के लिए उन्हें आई थिंक 3/4 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि उनको कभी नहीं मिलेगी जी, उनको ज़िंदगी में नहीं कभी मिलेगी 3/4 मेजॉरिटी। तो वो कहते हैं ना, वो ऐसा फैंटेसी ड्रीम है उनकी फैंटेसी 3, वो उनको नहीं मिलेगी। तो जिसकी वजह से वहाँ पे वो कानून, तो मोनार्की जहाँ तक मेरा ख्याल है कि फॉर पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान जैसी जमहूरियत में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फिर बादशाह ही अपने आप को आगे ले आएगा बिल्कुल। हाँ, लेकिन वहाँ पर उन्होंने, क्योंकि द पब्लिक हैज़ ओवर द सेंचुरीज, उनकी आवाम बड़ी ताकतवर हो चुकी है,
ठीक है, 6 बादशाह की गर्दनें काट चुकी है, तो दे नो देयर प्लेसेस। पार्लियामेंट को अपनी जगह का पता है, बादशाह को अपनी जगह का पता है, अवाम को पता है उनने क्या करना है। एक एवोल्यूशन आ गया उनकी उन वो इतनी ज़्यादा, क्योंकि बरतानिया की तारीख में इस पिछले 1000 साल कॉलोनियलिज्म से पहले वो आपस में लड़ते रहे हैं ना, 600 साल आपस में लड़ते रहे हैं। और उनकी उस फाइटिंग के बाद ये उनके अंदर एवोल्यूशन निकली है कि अच्छा वी नो आवर प्लेसेस। लेकिन कॉलोनाइजेशन के बाद हमने मोर और लेस स्टेबिलिटी देखी है। कॉलोनाइजेशन के बाद उनकी स्टेबिलिटी इसलिए थी ये कि जो वो लड़ाइयाँ आपस में कर रहे थे वो फिर जाकर पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में लड़ी और अपने अपने आप को किया, पीसफुल बना दी और अपनी जगह को उन्होंने पीसफुल बना दी है। और अब वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक ऐसे पॉइंट में आ गए कि ऑल ऑफ देम नो इन देयर हार्ट वेयर देयर प्लेसेस। पाकिस्तान का मसला ये है कि हम अभी तक वो कहते हैं ना कि नौमूलूद जमहूरियत है, ठीक है, कोई इतना डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस यानी रॉकेट साइंस नहीं है जमहूरियत। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आ गया ना कि हम इलेक्टेड ऑफिशियल को वो दर्जा ही नहीं देते। यानी मैं बचपन से सुनता था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन मैंने कभी वज़ीर आज़म का नहीं था, वज़ीर आज़म बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मेरे दिल में यही था कि मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही बनना है। मतलब बचपन उसके लिए इज्जत थी कि उसके लिए जो इज्जत उसके लिए वो इज्जत होनी चाहिए थी वज़ीर आज़म के लिए। जो मीडिया दिखाएगा फिर वो हम वही करेंगे। तो इट्स हाई टाइम कि अब हम रियलाइज़ करें कि इलेक्टेड ऑफिशियल इज सुपरसीड्स द अपॉइंटेड ऑफिशियल। ये बहुत आला पॉइंट। और ये चीज़ बरतानिया में सिविल वॉर के दौरान आई थी कि उनकी इंग्लिश सिविल वॉर में यही क्वेश्चन था ना, बादशाह ने क्या करना था, उसको टैक्सेस चाहिए थे। उसने एक कानून पास किया कि मैं टैक्सेस रेज करूँ, पार्लियामेंट ने उसके ऊपर वो सा कानून फाड़ दिया कि तुमने हमसे पूछा क्यों नहीं। और यूएसए में आप देखें कि इलेक्टेड ऑफिशियल की कितनी पावर है। एक प्रेसिडेंट जो है ही इज एन इलेक्टेड ऑफिशियल। आपको मैं he appoints the supreme court judges. he appoints everyone. he appoints everyone. he appoints everyone. आप ये छोड़ यहाँ दें, पे एक प्राइम मिनिस्टर सोच भी नहीं सकता कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज जो है कोर्ट का जज आप कर सकते हैं। आप इसको मैं आपको अभी एक बड़ी मज़ेदार मिसाल देता हूँ। 1965 के अंदर सलमा का शेरिफ था। he won't allow Martin Luther King Jr. and his followers to enter Selma. Or Lyndon B. Johnson, who was the president, he had to keep on asking the sheriff because the sheriff, he is the elected official of Selma. So वो elected official है. The president can't order him कि तुमने इनको अंदर आने देना है। ठीक है। जनरल होता तो the president can order the general, but the president can't order an elected official to do his bidding. President cannot order a municipal mayor क्योंकि वो हाँ जी, ऑर्डर नहीं कर सकता। तो ये उनकी ऑलरेडी वो इस पॉइंट, क्योंकि वो अगर ये मामला उनके कोर्ट में भी जाएगा तो यानी फ़र्ज़ करें कि शरीफ जब वो नहीं मानता बात उसकी प्रेसिडेंट की सदर की, इवेंचुअली वो मान गया था क्योंकि उसने भी वो कहते हैं ना कि उसने वो भी नब्ज़ देख ली थी कि भाई मैं अगर इधर खड़ा हो जाऊँगा तो ब्लड शेड हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से ही स्टूड डाउन इवेंचुअली। लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इलेक्टेड ऑफिशियल जहाँ का भी हो, अपॉइंटेड ऑफिशियल या कोई दूसरा इलेक्टेड ऑफिशियल उसको उसके ऊपर सुपरसीड नहीं कर सकता। यानी इलेक्टेड ऑफिशियल आर ऑल इक्वल, एवरीवन एल्स अपॉइंटेड ऑफिशियल आर बीनीथ देम। ना IMF आपकी हेल्प कर सकता है, ना UAE कर सकता है, ना सऊदी अरेबिया कर सकता है, ना चाइना कर सकता, क्योंकि सिर्फ इट्स द ओनली पीपल ऑफ पाकिस्तान हु विल डिसाइड कि आपने रूल करना है या अपोजिशन में बैठना है। बिल्कुल। हर गुजरता दिन आपके लिए मज़ीद पेनफुल से मज़ीद पेनफुल होता चला जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज की वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे, हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात की। आपके ख्याल से आप इसे कैसे समझते हैं? क्या आपके ख्याल में बिल्कुल ये गलत हुआ है पाकिस्तान के साथ, और जो क्राइसिस हम आज फेस कर रहे हैं ये उसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक आउटकम है? हमें अपने ख्यालात से आगाह कीजिए, कमेंट कीजिए और अल्लाह हाफिज़।